Hello and welcome to Rouse Academy for Competitive Exams. I hope you all are doing good और साथ ही आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी for the upcoming prelims examination. So as we have already discussed in our previous video, what we are doing here, हम आपको एक holistic approach provide करेंगे, 360 degree approach provide करेंगे for each and every subject, for each and every test. And in this lecture video, what we are covering, we will cover geography paper 2 that held today itself. So this video lecture will cover all the 50 questions in the first half and all the 50 questions in the next half. So without wasting any time, let's see what the first question is all about. आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जहां पूछा जा रहा है आपसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर. ऑप्शन आपके सामने है. टॉरिड जोन रिसीव्स द मिनिमम हीट एज इट लाइज बिटवीन द आर्कटिक एंड द नॉर्थ पोल. Second option है there is a decrease in the angle of sun rays when one goes towards the pole in temperature. Third option is the sun does not raise much above the horizon, the frigid zone. आपका काम क्या है? आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. As I have told you multiple times कि आपको यहां पे ध्यान देना है कि आपसे करेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है. चलिए, सो आई एम गिविंग यू सम टाइम कि आप इसको सॉल्व कर सके. ओके, सो करेक्ट आंसर यहां पर होगा हमारा 2 and 3. क्यों? देखिए, जब हम टॉरिड जोन की बात करते हैं तो टॉरिड जोन मिनिमम नहीं मैक्सिमम हीट रिसीव करता है. क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो ये हमें लाई करता हुआ दिखाई देगा इस रीजन में. So this is the region of torrid zone and it receives the maximum rainfall. So as per this, the correct answer will be option number C, 2 and 3. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जहां पर बात की जा रही है which of the statement given below is incorrect. पहला ऑप्शन आपके सामने है एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द ग्लोब. ध्यान से देखिए. दूसरा ऑप्शन आपके सामने है यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया एंड लाइज ईस्ट ऑफ द एशिया. इज इट? क्या ये एशिया के ईस्ट में लाए है? नहीं. तो यहां से हमें बहुत क्लियर पता चला जा रहा है कि ये वेस्ट में लाए करता है. नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द ग्लोब एंड ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट. तो आपको इसमें से चूज क्या करना है? देखिए, इनकरेक्ट आपको यहां से चूज करना है. सो वी ऑलरेडी गॉट की इनकरेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. क्यों ऑप्शन नंबर बी यहां पे गलत होगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे दिस इज द यूरोप एंड दिस इज द एशिया और एशिया के ये किस तरफ हमें लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है? टुवर्ड्स द वेस्ट. सिंस ऑस्ट्रेलिया की हम जब बात करते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे कि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. And because of that, since it is a continent, it is also considered as the island continent. All right? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जहां पर बात की जा रही है consider the following statements about mountains as the major landforms of the earth. पहला ऑप्शन आपके सामने है the block mountain is created when large areas are broken and displaced vertically. Second option है the mountains are a storehouse of water and it provides an ideally site for tourists. And next is the Mauna Kea in Atlantic Ocean is an undersea mountain. सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? Okay, so correct answer is ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 and 2. क्यों? देखिए, जब हम बात करते हैं माउंटेन्स की तो हमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पता है. देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स. 3 टाइप के माउंटेन्स में हमें कौन कौन से माउंटेन दिखाई देते हैं? एक फोल्डेड माउंटेन होते हैं, एक आपके पास ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, वन इज द वॉल्केनिक माउंटेन. जब हम फोल्डेड माउंटेन्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे एक रग्ड रिलीफ टाइप का दिखाई देगा. सपोज इस टाइप का. जस्ट इमेजिन इन इट दिस वे कि आपके हाथ में मैंने एक पेपर दिया हुआ है एंड आई एम आस्किंग इट टू पुश from both of the sides. What will happen? A rugged type of feature will be created and because of that जो mountains आपको फॉर्म होते हुए नजर आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन्स. दूसरे माउंटेन आपको बोले जा रहे हैं ब्लॉक माउंटेन्स जो कि क्रिएट होते हैं जब लार्ज एरिया किसी भी माउंटेन का टूट जाता है और वो वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाता है. इसके 2 सबसे अच्छे एग्जांपल्स हमें देखने मिलते हैं. आपको पता होगा दिस इज द होस्ट
वेयर एज जो एक इस तरीके का लोअर डिप्रेशन हमें देखने मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, गारबान। ठीक है, सो दिस इज द होस्ट एंड दिस इज द गारबान, और इस तरीके की फीचर्स हमें यहाँ पे फॉल्ट माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स में दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, लास्ट आपसे पूछा जा रहा था माउना किया इज इन द अटलांटिक ओशन, लेकिन अगर हम माउना किया की बात करें तो जी नहीं, ये सिचुएटेड है पैसिफिक ओशन में और हवाईयन आइलैंड में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रॉक एंड मिनरल्स। ठीक है, दूसरा बोल रहे हैं इनकरेक्ट कोड आपको यहां से ढूंढना है। देखिए ऑलवेज की वन थिंग इज इन योर माइंड, जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आप सबसे पहले इन दो शब्दों को ध्यान दीजिए कि आपसे ऊपर क्या पूछा जा रहा है, वेदर द एग्जामिनर इज आस्किंग द राइट और द इनकरेक्ट, देन इट विल बी वेरी मच टाइम सेविंग फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि क्या यहां पे सही हो सकता है। चलिए बात की जा रही है सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी रॉक्स, इज इट? नो, सेडिमेंट्री रॉक्स आर नॉट द प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि हमें पता है जो 3 टाइप की रॉक्स होती हैं उसमें जो रॉक्स होती हैं इग्नियस रॉक्स, दे आर द प्राइमरी रॉक। ठीक है, सो आई एम ऑल्सो राइटिंग इट हियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट बोला जा रहा है इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स आर टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, इज इट? नो, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव भी हमें किसका ऑप्शन देखने के लिए नजर आते हैं, इग्नियस रॉक्स का। जब मैग्मा और लावा के इरप्शन की वजह से आप देखेंगे कि जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे अगर ये सॉलिडिफाई हो जाता है, कूल होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, जो फीचर्स हमें दिखाई देते हैं दोज आर द इंट्रूसिव फीचर, लेकिन जो क्रस्ट के बाहर हमें फीचर्स दिखाई देने लगते हैं दोज आर द एक्सट्रूसिव फीचर। क्लियर? तो ये भी यहां पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स under the high pressure volume and temperature, yes it is the correct। तो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की साइड, जहां बात की जा रही है which of the statement is incorrect regarding the earthquake। earthquake के संबंध में इसमें से क्या गलत हो सकता है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो क्या गलत हो सकता है, पहला बोला जा रहा है फोकस इज द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर, यस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। थर्ड बोला जा रहा है पी वेव इज ऑल्सो नोन एज द सरफेस वेव्स, तो जी नहीं, हमें पता है देयर आर 3 टाइप ऑफ वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। कुछ वेव्स को हम बॉडी वेव्स बोलते हैं और कुछ वेव्स को हम क्या बोलते हैं, सरफेस वेव्स बोलते हैं। बट when we say P waves, तो हम P waves के बारे में एक चीज याद रखेंगे कि P waves हमारी होती हैं प्राइमरी वेव्स। क्यों प्राइमरी? क्योंकि ये सबसे पहले जनरेट होती हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द प्राइमरी वेव्स। और यहीं पर अगर हम एस वेव्स की बात करें तो ये ट्रांसवर्स होती हैं क्या? जी हाँ, दे आर दी ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, सही। तो यहां इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड ड्यू टू वर्क ऑफ अ रिवर। नदी के द्वारा बनाई जाने वाली आकृति के बारे में आपसे यहां सवाल किया जा रहा है, तो सोचिए यहां पे सही आंसर क्या हो सकता है। बोल रहे हैं द रिवर ट्रैम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड इज फॉर्म्स अ वाटरफॉल। ठीक है, हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो पहला आंसर सही होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 6, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। दूसरा बोला जा रहा है व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड फॉर्म अ लार्ज बैंड एज मिएंडर। ऑल राइट, इट इज also correct। next बोल रहे हैं in due course of time the meander loops cut off from the river and form the leaves। no, what does it form? it forms the oxbow lake। ठीक है, कैसे ऑक्सबो लेक बन रही है, देखिए सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर साथ में चल रहे हैं, बट वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चन बाय आवर ओन, ताकि हम एग्जामिनेशन में इस सॉल्यूशन पर डिपेंड ना होकर हम अपने आंसर्स के ऊपर, अपने फंडामेंटल्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड रह सकें। देखिए याद रखिए, इफ दिस इज अ रिवर कोर्स, है ना,
और जब एक नदी अपने साथ चलती हुई आती है तो वो बहुत सारे सेडिमेंट भी लेकर आती है। सिंस ये अपनी एक यूथ फेज में होती है तो ये ट्विस्ट एंड टर्न लेती है, और ये ट्विस्ट एंड टर्न क्या बोले जाते हैं? मियांडर। अब क्या होता है, जब नदी अपने साथ सेडिमेंट लेकर भी आ रही है तो कई बार ये सेडिमेंट यहाँ पे अक्यूमुलेट होने लगते हैं, एंड ग्रेजुअली दिस कट ऑफ फ्रॉम दिस पाथ। जो रिवर का कोर्स है यहां से ये कट हो जाते हैं, साइड में आ जाते हैं, और उसकी वजह से एक नया फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें देखने मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो आई एम ऑल्सो क्लियरिंग द स्क्रीन सो दैट यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे यहां पर बात कर रहा है, which of the following given matches about grasslands found in the different parts of the world? हमें इसमें से क्या ढूंढना है? देखिए, एग्जाम में फिर से उसने बोला कि इनकरेक्ट ढूंढिए। इनकरेक्ट ढूंढने का मतलब आपको वो आंसर्स ढूंढना है जो यहां पर सही से मैच नहीं किया गया है। तो ईस्ट अफ्रीका में सवाना पाए जाते हैं, जी हाँ, ईस्ट अफ्रीका में सवाना पाए जाते हैं, ये बात हमें पता है। वहीं अगर हम बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना में क्या पेरीज पाए जाते हैं? नहीं। साउथ अफ्रीका में वेल्ड पाए जाते हैं, वेनेजुएला में लानोस पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रेरीज की बात करें तो ये हमें देखने मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। और अर्जेंटीना की हम बात करें तो यहां जो ग्रासलैंड हमें देखने मिलेंगे दोज आर पैम्पास। इसी तरीके से आप याद रखेंगे, जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वहां पर जो ग्रासलैंड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं इनको जाना जाता है डाउन्स के नाम से। ओके, तो आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट की जा सकती है। सो यहां पे इनकरेक्ट पेयर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। All right, moving on to the next question, which is question number 8, और बात की जा रही है consider the following statements about natural resources। और यहां पे आपको फिर से ढूंढना है जी इनकरेक्ट। क्या बोल रहा है? those resources whose quality is known and are being used in present are known as potential resources। okay, correct है ये। actual resources are those whose entire quantity may not be known and are not being used present but could be used in the future। okay, this is also right। next is the uranium found in Ladakh is an example of actual resources। so यहां पर कोई भी ऑप्शन हमें इनकरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, which means ऑप्शन नंबर डी is the correct answer। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन को लेकर हमें आंसर देना है। बात की जा रही है इन ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, आपको करेक्ट चूज करना है बेसिकली यहां। इन ओपन कास्ट माइनिंग द मिनरल्स दैट लाइज एट शैलो डेप्थ, ऐसे मिनरल जो शैलो डेप्थ में लाए करते हैं, आर टेकन आउट बाय द रिमूविंग द सरफेस लेयर। ओके, दूसरा बोला जा रहा है, ये सही हो गया, इन शाफ्ट माइनिंग डीप बोर्स हैव टू मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट द ग्रेट डेप्थ। सो व्हाट इज द राइट आंसर? यस, बोथ आर द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब हम बात करते हैं मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए तो हमें दो टाइप की सिचुएशन देखने मिलती है। एक हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरा हमारा बोला जाता है शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर में ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बात करी जाए यहां पर, तो बोल रहा है चाइना एंड इंडिया हैव द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट। ओके, Asia produces more than half of the world tin। Okay, Asia alone produces half of the world tin presently, so this answer is correct। दूसरा बोला जा रहा है the leading producer of iron ore in the world is Asia। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? क्या ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट होगा? नहीं। क्यों? हम अगर बात करें तो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम आयरन ओर प्रोड्यूसिंग की बात करें तो आज की डेट में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का वो आपको देखने मिलेगा यूरोप।
ठीक है। Till now, known mineral deposit are found in Switzerland. This is also correct. और largest producer high grade iron ore का वर्ल्ड में हमें पता चल जाएगा कौन सा है, आपका ब्राजील। ठीक है, सो यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन हमें देखने मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत माइन्यूट सी जानकारी होती है जो आपके नंबर या तो आपको दिलवा सकती है, 1/3 यहां पे आपका माइनस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इज हाईएस्ट आयरन ओर प्रोडक्शन की बात की जा रही है तो दैट इज एशिया। ठीक है, आप इसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, देखिए फोर्थ ऑप्शन में दिया जा रहा था द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड इज ब्राजील। ठीक है, सो इन दिस सेंस यू कैन ऑल्सो रिलेट कि नहीं, एशिया की जब हम बात करते हैं तो आपको टिन प्रोडक्शन आपको देखने मिल जाएगा, आयरन ओर के डिपॉजिट हमारे पास हैं, लेकिन लीडिंग प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो वो हमें देखने मिलता है यूरोप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं और बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बरीड सनशाइन। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आंसर है कोल। ठीक है, कोल को बरीड सनशाइन भी बोला जाता है क्योंकि आप अगर कोल की बात करेंगे तो मिलियंस ऑफ ईयर पहले, आपको पता है मिलियंस ऑफ ईयर अगो जब हमें क्या देखने मिले, बहुत सारे फॉसिल्स फ्यूल, हमारे फॉसिल्स अक्यूमुलेट हो गए, दब गए और साल दर साल उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस देखने मिले, उसके बाद हमें कोयले का फॉर्मेशन देखने को मिला है। इसीलिए कई बार ये भी बोला जाता है जो कोल है इसको हमें रिजर्व रखना है फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की भी यहां पे बात की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे यहां पर क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बात की जा रही है इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। Yes, the answer is correct. दूसरा बोला जा रहा है थोरियम is found in the large quantities in the monazite sand of Kerala and Tamil Nadu. तो हमें एक बात पता है, जब हमें थोरियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो हमें किसकी आवश्यकता है कि मोनोजाइट सैंड की आवश्यकता है। सिंस वी आर वेरी मच अवेयर कि यहीं पर हमें धारवाड़ रॉक सिस्टम भी देखने मिल जाता है, इसीलिए केरला और तमिलनाडु भी यहां पर करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जब हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो देखिए इसको ऑब्टेन किया जाता है ऐसी एनर्जी से जो स्टोर की गई है इन न्यूक्लियाई। किसकी न्यूक्लियाई में, एटम्स के, और ऐसे एटम्स जो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमें आज की डेट में क्या दिखाई देते हैं, अगर हम बात करें तो दीज आर दी यूरेनियम एंड थोरियम। ठीक है, भारत की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो डिपोजिशन हमें देखने मिला है वो आज की डेट में हमें कहां देखने मिलता है, राजस्थान और झारखंड के एरिया में ही देखने मिलता है। सो विद दिस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मूविंग on to the next question which is question number 13। बात की जा रही है who among the following has signed the theory of steady state which is an alternative to the theory of Big Bang। सोचिए किसने ये थ्योरी दी होगी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज हॉल्स। देखिए हॉल्स ने क्या बताया कि जो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो रहा है कि आप एक जगह पर रुके हुए हो। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला कि जैसा हम यूनिवर्स को देख रहे हैं, जैसा यूनिवर्स पहले था वैसा ही यूनिवर्स आज भी है और वैसा ही यूनिवर्स हमेशा रहेगा। सो नथिंग इज चेंजिंग, और इसी थ्योरी को क्या बोला गया, स्टेडी स्टेट की थ्योरी। आगे इन्होंने एक बात और बोली कि जो नंबर हैं गैलेक्सीज के, जो हमारी गैलेक्सीज के नंबर हैं, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, गैलेक्सीज कैसी हो रही हैं, गैलेक्सीज के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इनका जो एक्सपांशन है वो अपनी जगह पे है, और नई गैलेक्सीज कहां फॉर्म होके हमें दिखाई दे रही हैं, जो ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो रहा है, जो ब्लैंक स्पेस यहां पर क्रिएट हो रहा है, उस वॉइड को फिल करने के लिए हमें नए नए फॉर्मेशन या एम्प्टी स्पेस को फुलफिल करने के लिए नई गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं। हालांकि बाद में हबल टेलीस्कोप की मदद से एडविन हबल ने आइडेंटिफाई कर दिया कि नो, यूनिवर्स इज नॉट स्टेडी, इट इज एक्सपांडिंग, आर यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। और ये बात हमें कैसे पता चली, जब हमने ये देखा कि जो हमारी गैलेक्सीज हैं दे आर ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, चलिए, सो आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो चुका है। मूविंग
ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14th, बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर के इवोल्यूशन को लेकर यहां से आपसे क्वेश्चन किया गया है। बोल रहे हैं द अर्थ वॉज मोस्टली इन स्टैटिक स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमोर्डियल स्टेज। इज इट राइट? यस, अर्थ अपनी स्टैटिक स्टेट में थी, लेकिन अर्थ के चारों तरफ जब हम देखेंगे सो व्हाट वाज हैपनिंग, एक आग का गोला जैसा बन गया था। अर्थ वाज इन दी स्टैटिक स्टेट एंड ग्रेजुअली इट स्टार्टेड कूलिंग डाउन, और वहां से हमें क्या देखने मिला था, हमारा लिथोस्फीयर, एंड बिकॉज ऑफ द गैसेस लिथोस्फीयर का वो एरिया जो डिप्रेस्ड हो चुका था, जो दब चुका था, वहां पे पानी हमें देखने मिल जाएगा, H2O देखने मिल जाएगा, और यहां से हमारे पास दो फॉर्मेशन आ जाएंगे, वन इज द कॉन्टिनेंट, अनदर वन इज द ओशंस। ऑल राइट, तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, यहां पर गलत है ना। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डेंसिटी। ठीक है, ड्यू टू, इनकरेक्ट चूज करना है हमें, है ना। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड डिक्रीजेस। ठीक है, क्या टेम्परेचर नीचे की तरफ जाते हुए डिक्रीज होता है? जी नहीं, हमें पता है टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस जैसे जैसे आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड बोला जा रहा है द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस व्हाइल मूविंग फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर। यस, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, और हमारे सामने आंसर आ जाएगा ए ओनली 1 and 2। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है ये जो स्टैटिक स्टेट थी ये वॉलेटाइल थी, जैसे मैंने आपको बताया कि it was rotating and it was cooling down continuously, and because of that what happened, हमें हमारा लिथोस्फीयर यहां पर देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे जैसे इंक्रीज होगा डेंसिटी में, वैसे वैसे नीचे की तरफ आपका टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा आपका, ओनली ऑप्शन नंबर 3 ये सही है, बाकी के दोनों ऑप्शन गलत हैं। सो करेक्ट आंसर इज ओनली 1 and 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और बात की जा रही है कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसे बना आपको ये बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहे हैं, द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रीब्यूट्स द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इज इट राइट और रॉन्ग? आपको करेक्ट क्रोनोलॉजी बतानी है, करेक्ट क्रोनोलॉजी बतानी है, दैट मींस ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। आपको सिर्फ इसकी करेक्ट क्रोनोलॉजी बतानी है, तो क्या होगा, लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर शुड बी द फर्स्ट। ठीक है, यहां पर क्रोनोलॉजी क्या होगी, पहले नंबर पे हमें क्या देखने मिल जाएगा, 2। ठीक है, दूसरी बात की जा रही है द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यस, सेकेंड नंबर पे ये स्टेज होगी। थर्ड बात की जा रही है द composition of the atmosphere was modified for the living world through the process of photosynthesis, so this will be the third phase। ठीक है, सो ये तीनों फेज के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1 and 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ऐसे सोर्सेस को डिस्कस करना है जिससे आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग या इंटीरियर के बारे में जानकारी मिली है। ये बोल रहा है हमारे पास 2 प्रकार के सोर्स होते हैं, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसने आपसे क्वेश्चन किया है कि आपके डायरेक्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो अर्थ के इंटीरियर की जानकारी देते हैं वो बताना है कौन से हैं। Okay, so mining activity, correct. Deep ocean drilling project, correct. Then gravitational, no. Volcanic eruption, yes, direct source है. Seismic activity, no. जब हम सेस्मिक एक्टिविटी या ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो देखिए ये इनडायरेक्ट सोर्सेज में आ जाते हैं। ठीक है, चाहे हम मैग्नेटिज्म की बात कर लें, आप यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म। जब आप मैग्नेटिज्म का पॉइंट और यहां पर ऐड करेंगे तो यू विल गेट टू नो वन थिंग कि क्या हो रहा है, ये हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, जैसे सेस्मिक वेव्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मीटियोर्स का गिरना, ऑल दीज कंसीडर एट द इनडायरेक्ट सोर्सेज। ओके,
चलिए यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेजर टाइप ऑफ वॉल्केनोज इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट यहां पर देखना है क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है। चलिए बोल रहे हैं शील्ड वॉल्केनोज आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वॉल्केनो, क्या ऐसा है? इनकरेक्ट ढूंढना है हमें। देखिए पहले ही आंसर यहां पे गलत हो जाता है, नहीं, क्यों? आप देखेंगे तो शील्ड वॉल्केनो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर लिए होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा फ्लैट सरफेस हमें देखने मिलता है, लो विस्कोसिटी और लो सिलिका यहां पे देखने मिलता है, जिसकी वजह से ये कैसे हो जाते हैं, हमारे ज्यादा वायलेंट नेचर के नहीं होते। रादर यहां पर अगर आपको लिखा होता प्लीनियन, प्लीनियन टाइप के जो वॉल्केनोज होते हैं दे आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव, ठीक है। अगर हम वॉल्केनोज की बात करें तो देखिए इनके अलग अलग कंपोजिशन के हिसाब से हमने इनको क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है। विस्कोसिटी कैसी है, लावा कैसा है, यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। सो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड बात की जा रही है कॉल्डेरा वॉल्केनोज कोलैप्स व्हाइल इरप्शन, ये ऐसा मैं पता है, कुछ इस तरीके का इरप्शन होता है और ये जो पॉइंट होता है ये कई बार इरप्शन की वजह से अपने ही अंदर गिर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, आप देखेंगे तो कॉल्डेरा वॉल्केनोज जब ये अपने ही अंदर ऐसे गिर जाते हैं तो दे ऑल्सो बिकम दी वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव काइंड ऑफ वॉल्केनोज। सो ये भी यहां पर करेक्ट है। लास्ट आपसे बोला जा रहा है फ्लड बसाल्ट प्रोवियंस वॉल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लोज फॉर द डिस्टेंस। तो हमें बेसाल्टिक लावा की एक खासियत पता है कि ये क्या होते हैं, आपको बहुत दूर तक ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं। जब हम लावास की बात करते हैं तो आपको याद होगा हमारे पास दो टाइप के लावा होते हैं, एसिडिक और बेसिक। एक में सिलिका का कंटेंट ज्यादा मिलेगा और सिलिका का कंटेंट कम मिलेगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे जब हम बेसाल्ट की बात करेंगे तो ये बहुत दूर तक जो इनका लावा होता है वो बहुत दूर तक फैलता है, ठीक है। चलो सो यहां पर आपको क्लियर हो गया, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां बात की जा रही है आपको वॉल्केनिक लैंडफॉर्म से लेकर करेक्ट आंसर यहां पर देना है। पहला क्वेश्चन है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड एज वॉल्केनिक एंड द प्लूटोनिक रॉक। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? यस इट इज करेक्ट। मैग्मा कहां ठंडा हो रहा है, देखिए अगर यही मैग्मा जो बाहर निकल कर आया है, ठीक है, सपोज दिस इज द वॉल्केनो, है ना, जस्ट इमेजिन दिस इज द वॉल्केनो, दिस इज माय वॉल्केनो। सो जब ये वॉल्केनो यहां पर है और ये आपका यहां पर क्या बना हुआ है, हम इसको बना लेते हैं दिस इज द मैग्मा चैम्बर। जब ये मैग्मा यहां से बाहर निकल के आ रहा होगा, सो व्हाट विल हैपन, इट विल सॉलिडिफाई इनसाइड एंड इट विल क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, बैथोलिथ, लाइकोलिथ, डाइट्स एक्सेट्रा। तो इनको हम बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। लेकिन जब यही वॉल्केनो इरप्शन की वजह से बाहर आके एक फॉर्मेशन करते हैं तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, वॉल्केनिक रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। सो पहला आंसर तो हमारा क्या हो गया यहां पर, करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट इज राइट। दूसरा बोला जा रहा है अ लेकोलिथ, okay, a laccolith is a large body of magmatic material that develops in the form of large dome and cools in the deeper depth of the crust. No, क्यों नहीं जी, ऐसा क्यों हो सकता है? जब आप देखिए लेकोलिथ की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडी होती हैं, लार्ज तो है, डोम शेप्ड भी हैं, लेकिन ये इंट्रूसिव हैं, अंदर की तरफ बन रही हैं, इंट्रूसिव बॉडी है with a level base and connected by a pipe like conduct from the below। तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने मिलेगा लेकोलिथ्स का, ठीक है। सो दिस इज द लेकोलिथ। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें तो आपके सामने अगला ऑप्शन आ रहा है डाइक इज द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड when the lava makes it way through। so क्या ये आंसर करेक्ट होगा? yes this is correct। डाइक इंट्रूसिव रॉक का ही फॉर्म हमें देखने मिलेगा जब
किस तरीके से ये जम जाएगा, परपेंडिकुलर तरीके से इसका डिपोजिशन हमें देखने के लिए मिलेगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 and 3। मूविंग नेक्स्ट ऑन द क्वेश्चन नंबर 19, जहां पर बात की जा रही है हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है, सो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी देने वाले व्यक्ति का नाम है आर्थर होम्स। ठीक है, किस तरीके से समझ लीजिए, इन्होंने बोला जिस तरीके से कन्वेक्शन करंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे ही अर्थ के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो मेंटल का जो मूवमेंट है वो हमें कन्वेक्शन करंट के थ्रू दिखाई देता है। सिमिलर वे जब कोई भी चीज गर्म होती है तो इट बिकेम लाइटर, लाइटर होने की वजह से ये क्या होने लगेगी, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी हैवी चीज है वो नीचे की तरफ आएगी बिकॉज ऑफ द वेट एंड द डेंसिटी इटसेल्फ। तो एक सर्कुलर मोशन हमें दिखाई देगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट यू विल सी कि ये जो हमारी ऊपर लैंड मासेस हैं ये पूरी गतिविधि हो रही है मेंटल के अंदर। तो ये जो हमारा कोर है इसका मूवमेंट, जो प्लेट्स का आपको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कुछ मिलीमीटर के हिसाब से हर साल जो हमारी प्लेट्स मूव कर रही हैं, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल करंट। एंड ऑल्सो जब यहां पर इस प्लेट में कोई भी दरार आ जाती है, कोई भी टूट फूट आप देखेंगे तो आप देखेंगे यही मैग्मा, क्योंकि इट इज कंटिन्यूअसली बॉइलिंग एंड इट विल कम आउट ऑन द सरफेस, और जिसकी वजह से आपको वॉल्केनोज भी दिखाई देते हैं। सो 1930s में आर्थर होम्स ने इस थ्योरी को यहां पर डिस्कस किया था। चलिए मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th की साइड, जहां पर बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बात की जा रही है। बोल रहे हैं आपको करेक्ट यहां पे चूज करना है। द कॉन्टिनेंटल रॉक्स आर मच यंगर देन द ओशनिक क्रस्ट, नो। ठीक है, दूसरा बोल रहा है रॉक, सेकंड ऑप्शन को देखिए, बोला जा रहा है रॉक क्लोजर टू द मिड ओशनिक रिज हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। सो इज इट राइट और रॉन्ग? Yes, it is right. Next बोल रहे हैं oceanic rocks are much younger and stronger than the continental crust. This is also right. किस तरीके से, इसको ऐसे समझिए, जब हम ओशन फ्लोर की मैप कर रहे थे तो हमने एक चीज आइडेंटिफाई करी, पैलियोमैग्नेटिज्म, जिसकी वजह से हम रॉक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, इसको नोटिस किया जा रहा था। एंड वी फाइंड सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन द मिड ओशनिक रिज, क्योंकि आपको पता है मिड ओशनिक रिज में एक बहुत बड़ा सा दरार है, एक बहुत बड़ा सा हेलो है, जहां से कंटिन्यूअसली eruptions आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ दोस eruptions यू विल फाइंड कि क्या हो रहा है, यहां पर कुछ नए तरीके की लैंडफॉर्म, कुछ नए तरीके की रॉक्स आपको दिखाई दे रही हैं। नाउ व्हाट हैपेंड, कुछ इस तरीके से समझिए, दिस इज द मिड ओशनिक रिज। ठीक है, मिड ओशनिक रिज में यहां पे लावा और मैग्मा की वजह से आपको रॉक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखा गया जो मिड ओशनिक रिज के पास जो रॉक्स बनी है, मतलब ये कौन सी रॉक्स हैं, दे आर द न्यूएस्ट वन। जब ये न्यूएस्ट वन यहां पर आई तो व्हाट दे डिड, जो प्रीवियसली बनी हुई रॉक है दे पुश्ड देम। ठीक है, तो ये आपको क्या देखने के लिए मिल जाएंगी, थोड़ी सी दूरी पर देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड दैट इज व्हाई वी सेड कि पहला ऑप्शन क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल रॉक्स की अगर आप बात करोगे तो दे आर मच not younger, they are much younger than the oceanic crust rocks. No, this is the opposite phenomena. तो ये इनको पुश कर देंगी बाहर की तरफ, रिजल्टेड इनटू, जैसे जैसे आप कॉन्टिनेंट्स की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होने लगेगा, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे मिड ओशनिक रिज से दोनों तरफ आपको ओल्डर रॉक्स दिखाई देने लगेंगी, और कॉन्टिनेंटल रिज के पास, मिड ओशनिक रिज के पास आपको जो रॉक्स मिलेंगी वो कैसी होंगी, यंगर, क्योंकि ये अभी बनी है। और अर्थ का मैग्नेटिक स्टडी जो है, जो रहेगा, जो पोलैरिटी रहेगी हमारी नॉर्थ साउथ, वही देखने मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हमने दूर की रॉक्स को देखा तो हमने पाया कि इनकी पोलैरिटी डिफरेंट है, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। विद दिस वी अंडरस्टैंड वन फेनोमेना कि अर्थ की जो पोलैरिटी है वो लगातार चेंज हो रही है। ठीक है, चलो, इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं कि ओशनिक रॉक्स
यंगर है और स्ट्रॉन्गर है देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. सो बाय दिस व्हाट वी आर सेइंग, क्योंकि इनका नया फॉर्मेशन हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी इनमें बहुत ज्यादा इरोजन्स आपको नहीं देखने मिले हैं, दैट इज व्हाई दे आर मच स्ट्रॉन्गर. ठीक है. वहीं अगर हम बात करें तो जो सेडिमेंट है, जो ओशनिक रॉक्स हैं, ये कैसी हो जाती हैं, यंगर हो जाती हैं. और जो सेडिमेंट है ओशन फ्लोर के, दे आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन. व्हाई दे आर वेरी थिन? बिकॉज आपको पता है अगर आप डेप्थ की बात करें तो जो कॉन्टिनेंट की डेप्थ है दैट इज 35 किलोमीटर और जो इनकी डेप्थ है दैट इज ओनली 5 किलोमीटर. सो व्हेन द लावा कम्स आउट इट इमीडिएटली सॉलिडिफाइज, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो जो यहाँ पे बनने वाली रॉक्स है, यहाँ के जो सेडिमेंट्स आपको ओशन फ्लोर के मिलेंगे, ये बहुत ही ज्यादा थिन होते हैं. वहीं जब हम डीप ट्रेंचेस की बात करें तो दे हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अकरेंस व्हाइल इन द मिड ओशनिक रिज एरियाज. द क्वेक फोकी हैव शैलो डेप्थ देन द ओशनिक क्रस्ट. क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे लगातार इरप्शंस हो रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी फैक्चुअल. इसमें अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ. Who among the following has given the plate tectonic theory? बताइए, क्या तीनों ने दी है? जी हाँ, डैन, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन तीनों ने हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी है. और इन्होंने बताया कि क्या हो रहा है. 1967 में दे केम अप विद द थ्योरी. एक इंडिपेंडेंट कलेक्टेड थ्योरी थी जिसने बेस किसको बनाया था? आपके कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को बेस बनाया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को बेस लिया और आपकी बाकी थ्योरीज का बेस बनाकर इन्होंने एक सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड किया कि व्हाट इज हैपनिंग, द प्लेट्स आर डिवाइडेड इनटू मेजर प्लेट्स एंड सम ऑफ द माइनर प्लेट्स. ठीक है, ये क्या हो रही हैं? 14 माइनर और 14 से ज्यादा भी माइनर, लेकिन माइनर में भी कुछ मेजर माइनर प्लेट्स बोली गई हैं. 2014 इन नंबर. सो व्हाट इज हैपनिंग कि दे आर कंटिन्यूअसली फ्लोटिंग. किस वजह से? आपको कन्वेक्शनल करंट की वजह से दे आर कंटिन्यूअसली फ्लोटिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी कि हम कुछ मिलीमीटर हर साल आगे की तरफ मूव कर जाते हैं. सो दिस इज अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. बात की जा रही है, देखिए आ गई माइनर प्लेट्स. बोल रहे हैं कि यहां पर आपको क्या देखना है, कौन सी माइनर प्लेट गलत तरीके से मैच की गई है. चलिए बात की जाए, अगर कॉकस प्लेट की बात की जाए तो ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट का पार्ट बनाती है, करेक्ट. नास्का प्लेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पार्ट बनाती है. इज इट राइट और रॉन्ग? नो, इट इज रॉन्ग. क्योंकि अगर हम नास्का प्लेट को देखें तो ये साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में हमें देखने के लिए मिलेगी. कहां कहां पर? नास्का प्लेट हमें देखने मिलेगी साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में. वहीं हम फिलीपाइंस प्लेट की बात करें तो इसको देखा जाता है एशियाटिक और पैसिफिक के बीच में, और अरेबियन प्लेट इन दी सऊदी अरेबिया एंड सऊदी अरेबियन लैंडमास. ठीक है, सो दीज टू प्लेट्स आर very very important. You can see multiple questions not in this examination but in any upcoming examination. आपको अगर प्लेट से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको मैक्सिमम कॉकस और नास्का प्लेट देखने मिल जाएंगे. चलिए चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 23. बात कर रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट. इंडियन प्लेट के मूवमेंट को आपको बताना है. चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं. इंडिया की प्लेट ने लगभग माना जाता है 200 मिलियन ईयर अगो इसने अपनी नॉर्थ जर्नी करना शुरू की थी. ठीक है, क्यों? अगर हमें पता है दिस इज द साउथ अफ्रीका, दिस इज द मेडागास्कर, तो यहां पर एक प्लेट जुड़ी हुई थी विच इज द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना. और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने अपनी जर्नी कहां से करना शुरू करी? अगर आप इमेजिन करें, सो दिस इज द इक्वेटर. इक्वेटर के भी नीचे कौन सी प्लेट बनी हुई है हमारी? दिस इंडियन प्लेट इवन बिलो टू दी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. और यहां से इंडिया की प्लेट ने एक जर्नी शुरू करी टुवर्ड्स दी नॉर्थ. जब इंडिया ने अपनी जर्नी शुरू करी टुवर्ड्स दी नॉर्थ, तो व्हाट हैपेंड हियर कि इंडिया की प्लेट अपनी इसी जर्नी में क्रॉस करते हुए ऊपर पहुंची और आपको यहां पर एक प्लेट दिख जाएगी
जो कि थी यूरोप, और यहां बना है बीच में आपका क्या, यूराल माउंटेन, जो इनकी बॉर्डर बनाता है, और यहां था एशिया। ठीक है, इंडिया की प्लेट अपनी जर्नी करते हुए इससे टकरा जाएगी, एंड बिकॉज of this continent convergence from the subduction zone along the Himalayas from the northern plate boundary। ठीक है, सो यहां पर आपको नदन प्लेट बाउंड्री देखने के लिए मिल गई थी बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए मैंने आपको पूरा फिनोमेना समझाया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 हम यहां पर देखें तो क्या ये करेक्ट होगा? जी ये करेक्ट होगा। लास्ट आप बोल रहे हैं कि इंडिया, the boundary between India and the Atlantic plate is also marked by and the oceanic ridge। क्यों? क्योंकि जब हम अटलांटिक की बात करते हैं तो दिस इज द ओशन, और इंडिया की बात करते हैं तो दिस इज द कॉन्टिनेंट, और दोनों के बीच में जो एक रिज हमें देखने मिल जाएगी, व्हाट इट इज मेकिंग हियर, कि आपको देखने मिलेगा एक ओशनिक रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। सो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए, which of the option about major minerals and their characteristics is incorrect। ठीक है, इसमें से आपको 4 ऑप्शंस में से चूज करना है कि किसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताए गए हैं वो गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 24, silicon and hydrogen are common elements in all type of feldspar, and sodium, potassium, calcium, aluminium etc, and they are found in the specific feldspar variety। ठीक है, क्या ये करेक्ट है? नहीं। ठीक है, क्या देखने मिल जाएगा? मेजर मिनरल्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरा क्या बात की जा रही है, पायरोक्सिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट, इज इट? क्या पायरोक्सिन में हमें ये देखने के लिए मिलता है? जी नहीं। अगर हम पायरोक्सिन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनियम आपको देखने मिल जाएगा, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, along with that मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। ठीक है, सो पायरोक्सिन में आपको क्या क्या देखने मिलेगा? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। सो ऑप्शन नंबर 2 is incorrect, that amphibole form 7% of the earthquake, this is correct, and the major element of the olivines are magnesium, iron and silica। ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा आप देखेंगे यूज किया जाता है इनका मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका जैसे मेजर एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, ज्वेलरी मेकिंग में भी आप देख सकते हैं, एंड फॉर दी डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, बात की जा रही है विच टर्म इज यूज टू डिफाइन द साइंस ऑफ रॉक्स इन ऑल देयर आस्पेक्ट। साइंस ऑफ रॉक्स इन ऑल देयर आस्पेक्ट इज नोन एज, इट्स वेरी इजी, इट्स अ पेट्रोलॉजी। क्यों? जब हम पेट्रोलॉजी की बात करते हैं तो ये कंसिस्ट करता है कि कोई भी आपकी जो रॉक है उसका कंपोजिशन किस तरीके से किया गया है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, उसका जो स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहा है वो कैसा है, और रॉक्स का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो किस तरीके से हुआ है, इट इज नोन एज द पेट्रोलॉजी। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें जाइलोलॉजी की तो इट इज ऑल्सो नोन एज द डेंड्रोलॉजी। ये वो साइंस है जहां पे स्टडी किया जाता है। आपको याद हो जब हम डेंड्रोलॉजी शब्द या डेंड्रियाटिक शब्द का ज्यादातर यूज करते हैं तो हमें एक बात पता है कि हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये स्टडी करता है किसके बारे में? वुडन प्लांट्स के बारे में। डेंड्रोलॉजी टॉक्स अबाउट दी वुडन प्लांट्स। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो आपको नेक्स्ट क्या देखने मिला जा रहा है, दैट इज दी नेक्रोलॉजी। नेक्रोलॉजी को देखिए एक साइंस ऑफ मैन भी बोला जाता है, एंड दिस बिकेम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। साइंस ऑफ मैन किसे बोला जाता है? साइंस ऑफ मैन इज द नेक्रोलॉजी, क्योंकि नेक्रोलॉजी में आप क्या देखेंगे, आपको एक चीज समझ आएगी कि एक रजिस्टर है उन सारे रिकॉर्ड्स का, उन सारी लिस्ट का, जिसमें आपको क्या देखने मिलेंगी, लोगों की मृत्यु के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ग्रुप्स, फील्ड। ठीक है, इसकी सेपरेट सेपरेट जो जानकारियां हैं वो आपको सारी कहां देखने मिल जाएगी, इन दिस पर्टिकुलर रजिस्टर। ओके, सो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर।
ओके, नेक्स्ट इज द एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इट इज द मेडिकल स्पेशलिटी दैट डील्स विद द मेल हेल्थ, पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी यहां पर देखने के लिए मिलेगी। क्लियर? सो व्हाट वी आर सेइंग कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जितनी भी जानकारी है वो आपको कहां देखने मिल रही है? एंड्रोलॉजी में। और इसी को, सॉरी आई मेड इट रॉन्ग, मैंने यहां पे थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट दे दिया है अबाउट द नेक्रोलॉजी। नेक्रोलॉजी नहीं, एंड्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? द साइंस ऑफ द मैन यहां पर बोला जाता है। ठीक है, साइंस ऑफ द मैन इसे बोला जाता है, नॉट द नेक्रोलॉजी। और जब हम नेक्रोलॉजी की बात करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि इसमें आपको क्या देखने के मिल रहा है? जितनी भी डेथ्स, जितना भी रजिस्टर है, ये पूरी जानकारी कौन देगा? नेक्रोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बात की जा रही है विच टर्म इज यूज्ड टू डिफाइन द अरेंजमेंट ऑफ द मिनरल ग्रेन्स इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 26। यस, फोलिएशन इज द प्रोसेस। फॉलिएशन में हम क्या बोलते हैं? फॉलिएशन को ही लीनिएशन के नाम से जाना जाता है। और यहां पर क्या देखने मिलता है? जो मिनरल्स होते हैं, जो ग्रेन्स होता है, इनका मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, इट इज नोन एज द फॉलिएशन या लीनिएशन। वहीं अगर हम बात करें फॉलिएशन या लीनिएशन के अलावा एक और टर्म हमें देखने के लिए मिल जाती है, दैट इज बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है? देखिए, जो मिनरल्स है और मिनरल्स और मटेरियल्स होते हैं अलग अलग ग्रुप के, ठीक है, जब ये अरेंज हो जाते हैं इनटू थिन टू थिक लेयर, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के जो मिनरल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जब ये थिन टू थिक लेयर में अरेंज हो जाते हैं, इट इज नोन एज दी बेंडिंग। तो याद रखिएगा, बेंडिंग इज अ डिफरेंट टर्म एंड लीनिएशन एंड फॉलिएशन इज द डिफरेंट टर्म। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म आपको पता है क्या होता है? जब कोई भी सब्सटेंस क्या हो रहा है, जो अपना रूप ये परिवर्तित करने वाले हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द मेटामॉर्फिज्म। ओके, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट ऑप्शन यहां पर चूज करना है। ठीक है, क्या है? द एक्सटर्नल फोर्सेस आर नोन एज द एंडोजेनिक फोर्सेस। नहीं, एक्सटर्नल फोर्सेस है ना जी, बाहर लग रही हैं, तो ये एंडोजेनेटिक तो नहीं है, ये क्या कहलाएंगी? एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट। दूसरी बात की जा रही है द इंटरनल फोर्सेस आर नोन एज द एक्सोजेनिक। नहीं, जो इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं उन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारे पास आंसर आ गया? नहीं, हमें थर्ड भी देखना पड़ेगा। ग्रेडिशन इज द फिनोमेना ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ द रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन। यस, दिस इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 and 2। ग्रेडेशन आप याद रखेंगे, वो फिनोमेना है जहां पे जितने भी वेरिएशंस होते हैं, जो रिलीफ फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सरफेस के, वो इरोजन की वजह से उनमें टूट फूट दिखाई देने लगेगी, वो वियरिंग डाउन होने लगेंगे, एंड दिस इज नोन एज द ग्रेडेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? ऑल द प्रोसेसेस that moves, elevate or build a portion of the earth crust comes under which of the following? किसके अंदर आते हैं जी? आंसर हो जाएगा आपका डायस्टॉर्फिज्म। डायस्टॉर्फिज्म का मतलब यहां पर क्या होता है? एक और शब्द देख लीजिए, डिफॉर्मेशन। हम क्या बोल रहे हैं? ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसकी वजह से मूव हो रहा है, एलिवेशंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, बिल्डअप हो रहा है, ये क्या होगा? जब कोई चीज का डिफॉर्मेशन होगा, उसमें चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो हम इसे क्या बोल देते हैं? डायस्टॉर्फिज्म। ठीक है, डायस्टॉर्फिज्म को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हो जाती है हमारी ओरोजेनिक प्रोसेसेस, एक हो जाती है एपिरोजेनेटिक प्रोसेसेस। जब हम ओरोजेनेटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो जितना भी आप देखेंगे फोल्ड एंड फॉल्ट के थ्रू जो आपको माउंटेन बिल्डिंग यहां पे दिखाई देगा, ठीक है, फोल्ड एंड फॉल्ट के थ्रू जो आपको माउंटेन बिल्डिंग यहां पर दिखाई देगा, मैं यहां लिख देती हूं फोल्ड एंड फॉल्ट।
ठीक है, फोल्ड एंड फोल्ड के थ्रू जो माउंटेन बिल्डिंग हमें दिखाई देगा उसे हम ओरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। वहीं एपिरोजेनिक प्रोसेस हमारी क्या होती है, अपलिफ्ट ऑफ रैपिंग, अपलिफ्ट होना या रैप होना एक लार्ज एरिया का, लार्ज पार्ट ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, अपलिफ्ट और रैपिंग of large part of crust, it is known as the एपिरोजेनिक processes। वहीं इसके अलावा आपको और प्रोसेसेस दिख जाएंगी जिसकी वजह से कुछ फॉर्मेशंस देखने मिलेंगे। वन इज द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से कोई चीज आपको डिफॉर्म होती हुई दिखाई देगी, या अगर वहां पे प्लेट्स टकरा रही हैं तो कोई चीज अपलिफ्ट होती हुई भी नजर आएगी। वहीं आपको प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट भी दिखाई देगा जिसकी वजह से आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स देखते हैं क्रस्ट की प्लेट का, लाइक दिस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नॉट द वर्टिकल वन। क्लियर? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा डायस्टॉर्फिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द केमिकल वेदरिंग, है ना, और बोल रहा है इनकरेक्ट आंसर चूज करना है। करिए, इनकरेक्ट आंसर चूज क्या होगा। When something is dissolved in the water or acid, the water or acid with the dissolved content called the solution. Is it right or wrong? Question number 29. दूसरा बोल रहा है ऑक्सीडेशन मीन्स द मिनरल्स इन द रॉक रिएक्ट विद द वाटर एंड सराउंडिंग एसिड, एंड थर्ड इट इज सेइंग रिडक्शन मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मिनरल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर हमें क्या देखने मिलेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल विद ऑक्सीजन। कॉम्बिनेशन किस किस का हो रहा है, मिनरल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो ये तो हमारे पास गलत हो गया। दूसरी हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन की, तो हाइड्रेशन क्या होता है, मीन्स द मिनरल इन द रॉक रिएक्ट, रॉक्स रिएक्ट विद द वाटर विद द सराउंडिंग एसिड्स। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ऑक्सीडेशन, जबकि सराउंडिंग्स के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो दिस इज द हाइड्रेशन, नॉट द ऑक्सीडेशन। रादर ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहां पर मिनरल्स जो हैं वो किसके साथ कंबाइन करते हुए आपको नजर आएंगे, ऑक्सीजन के साथ नजर आएंगे। ठीक है, वहीं अगर आप बात कर रहे हैं वाटर विद द सराउंडिंग एसिड, दैट इज नोन एज द हाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है, the hydrogen atoms replace other cation, feldspar hydrates to clay, all right, and when something is dissolved in the water or acid, the water or acid with dissolved content called as the solution। तो पहला आंसर एज इट इज सही है, लेकिन दूसरे में हमने कुछ डिफरेंसेस देख लिए। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के पास बात की जा रही है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सफोलिएशन as the special effect of weathering। Question number 30, पहला है exfoliation is a result but not a process। Is it right or wrong? Yes, it is right। दूसरी बात की जा रही है, it can occurs due to expansion and contraction induced by the temperature changes, also it is right। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए एक चीज समझिए, एक्सफोलिएशन एक रिजल्ट, एक परिणाम है, कोई अपने आप में प्रोसेस या प्रक्रिया नहीं है। जब हायर टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर वगैरह की वजह से क्या होता है, आप देखेंगे यहां पर रॉक्स के साथ क्या हो जाएगा, रॉक्स या बेड रॉक्स, जैसे ही इनके ऊपर टेम्परेचर ज्यादा आएगा, व्हाट विल हैपन, हायर द टेम्परेचर दे विल एक्सपांड, और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा दे विल कॉन्ट्रैक्ट। और इस प्रोसेस की वजह से, द एक्सपांशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है, इसकी वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ हमें देखने मिल जाती है लेयर की, विच इज नोन एज द एक्सफोलिएशन। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मास मूवमेंट इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन है हीव इज द हीविंग अप ऑफ सॉइल्स due to frost growth and other causes। Is it right or wrong?
इनकरेक्ट आपको ढूंढना है, यस हीव करेक्ट है। दूसरी बात की जा रही है फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल दैट इज एक्सट्रीमली स्लो एंड imperceptible. No, this is wrong. क्यों हमने इसको गलत क्यों बोला है? देखिए नेक्स्ट इसको पहले सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। जो मूवमेंट होता है वाटर का जब वो सैचुरेटेड हो जाता है क्ले मटेरियल्स में और वो डाउन होने लगता है विद द लो एंगल टेरेस, तब हम उसे क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, अर्थ फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर सैचुरेटेड क्ले और सिल्ट अर्थ मटेरियल डाउन टू द लो एंगल टेरेस। यस, this is right. And the last is the slumps is the slipping of one or several unit of rock debris with a backward rotation and respect to the slope. This is also right. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी पूरी डिटेल इस आंसर में डायरेक्टली दी हुई है। आपसे इसको चेंज करके भी पूछा जा सकता है, भाई हीव को चेंज कर देंगे, ठीक है, या यहाँ पे आपको कोई दूसरा नाम देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पूरे तरीके से क्लियर रखिएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, विच टर्म ऑफ द गिवन बिलो इज यूज्ड फॉर द लो लैंड ऑफ फेंट रिलीफ with some low resistant remnants. ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32। यस, द करेक्ट आंसर इज मोनैंडोक्स। मोनैंडोक्स को अगर आप देखेंगे तो जनरली आपको कैसे दिखाई देंगे? अलग सा एक फीचर दिखाई दे जाता है। बेसिकली ये एक इरोजनल फीचर है, ठीक है, इरोजनल फीचर आपको ये देखने मिलेगा मोनैंडोक्स का। क्यों? आप एक फीचर देखेंगे तो आसपास के एरिया से आपको थोड़ी सी आइसोलेटेड सी दिखाई देगी। हैवी इरोजन आपको देखने मिलेगा बिकॉज ऑफ द रनिंग वाटर ऑल्सो, जिसकी वजह से इनका आपको स्ट्रक्चर कैसा देखने के लिए मिल जाएगा? थोड़ा सा फेंटेड रिलीफ देखने मिल जाएगी और रो रेजिस्टेंट रेमिनेंट्स देखने मिल जाएंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोनैंडोक्स। चलिए, कई बार इसको ही हम इंसेलबर्ग के जैसे या आइसोलेटेड रॉक्स की कैटेगरी में भी रखते हैं। सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, यहां पर ये हमें देखने के लिए मिल सकता है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात की जा रही है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द प्लंज पूल। सोचिए प्लंज पूल क्या होता है? It is very easy. That's why I am covering the entire screen so that you can imagine rather than just directly reading the answers. Yes, बात की जा रही है प्लंज पूल इज अ सर्कुलर डिप्रेशन फॉर्म्ड ड्यू टू द स्ट्रीम इरोजन। ठीक है, दूसरी बात की जा रही है, करेक्ट आंसर आपको यहां पर चुनना है। दूसरा बोला जा रहा है इट इज अ डीप एंड लार्ज होल एट द बेस ऑफ द वाटरफॉल कंस्ट्रक्टेड ड्यू टू द sheer impact of water and rotation of the boulder. ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। यहां पर प्लंज पूल नहीं होना चाहिए, यहां पे होगा ये पैट होल्स। ये पैट होल्स की कंडीशन है, ये एक सर्कुलर डिप्रेशन बनाते हैं और फॉर्म होते हैं ड्यू टू स्ट्रीम इरोजन, जिसको एड करती हैं हमारी एब्रेशन रॉक फ्रेगमेंट्स। वही थर्ड ऑप्शन बोल रहा है इट इज अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड। यस करेक्ट, यहां पर ये इसका कोई जरूरी नहीं है, नहीं सॉरी नॉट करेक्ट, द करेक्ट इज दिस वन, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर हमें देखने मिल जाएगा प्लंज पूल। क्या बात की जा रही है, अगर आप इसको इस तरीके से समझें, लेट मी मेक अ डायग्राम हियर। तो दिस इज द प्लंज पूल। ठीक है, सो आपको बहुत अच्छे से डायग्राम दिख रहा होगा। आई एम मूविंग लिटिल बिट अवे। तो बात करें अगर हम प्लंज पूल की, तो ये डीप और लार्ज होल है एट द बेस
of the waterfall that constructed due to the sheer impact of water and rotation of the boulder. ठीक है, वहीं अगर हम बात करें पैट होल्स की, तो ये सर्कुलर डिप्रेशन होते हैं जो फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम इरोजन दैट एडेड बाय द एब्रेशन ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट, डीप वैली विद अ स्टीप टू स्ट्रेटेजिक साइट, एंड दैट इज नोन एज द गॉर्जेस ऑल्सो. ठीक है, चलिए, तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी गई थी, दीज आर नॉट अबाउट द प्लंज पूल. अगर यहाँ पर पैट होल होता तो ये बाकी ऑप्शन आपको सही देखने के लिए मिल जाते. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इरोजनल लैंडफॉर्म. ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी की बात हो रही है एंटायरली, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, और करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है. क्या बोल रहे हैं? सिंक होल्स आर वेरी कॉमन इन लाइमस्टोन और दी कास्ट. इज इट राइट और रॉन्ग? यस, सिंक होल्स बहुत आसानी से बन जाते हैं अगर लाइमस्टोन एरिया हमें देखने मिल जाए, जिनको ही हम क्या बोलते हैं, कास्ट टोपोग्राफी भी बोलते हैं. दूसरी बात की जा रही है, एक सर्कुलर ओपनिंग होती है एट द टॉप और फनल शेप टुवर्ड्स द डाउन. ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होल हमें दिखाई देगा फनल शेप का, नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो वो ऐसा होता जाएगा. Area is known as the sinkhole. Yes, so option 2 is also correct. Doline is used to refer the building of the sinkhole. Is it? नहीं, doline actually collapse को दर्शाता है, not building. Collapse of the sinkhole is known as the dolines. Clear? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज ओनली 1 and 2. ठीक है, एक और चीज आप याद रखेंगे, जब बहुत सारे छोटे छोटे सिंक होल्स मिल जाते हैं, एक सिंक होल यहां पर बना है, जब ऐसे बहुत सारे सिंक होल्स आपस में बन जाते हैं और धीरे से आप देखेंगे तो ये एक दूसरे से मैच करते हुए आपको नजर आएंगे. ठीक है, जैसे ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल गए हैं. जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ये मल्टीपल सिंक होल्स व्हेन दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज द कास्ट विंडो. ठीक है, इसको कास्ट विंडो बोला जाता है, तो याद रखिएगा ये. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज द क्वेश्चन नंबर 35. इट इज टॉकिंग अबाउट which of the following term is used to describe the condition when a number of adjoining dolines. ध्यान से देखिए, dolines क्या है? dolines हमने बोला था collapse of the sinkhole. The number of dolines sinkholes come together to form a large depression. जब बहुत सारे dolines, जब बहुत सारे depression एक साथ आ जाएंगे, बहुत सारे sinkholes आपको एक साथ दिखाई दे जाएंगे, जब एक sinkhole क्या हो गया? collapse हो गया. ध्यान से समझिए, जब सिंक होल कोलैप्स हो रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं? आपके डोलाइंस बना रहे हैं. लेकिन जब मल्टीपल एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? कास्ट विंडो. तो कंफ्यूज मत होइएगा. तो बोल रहा है इसको क्या बोला जाता है? लार्ज डिप्रेशन को. यस, द लार्ज डिप्रेशन इज नोन एज द उवालास. ये लॉन्ग नैरो वाइड ट्रेंचेस जैसे होते हैं. ठीक है, बहुत सारे, इमेजिन कर लीजिए बहुत सारे सिंक होल बन गए बड़े बड़े, जब ये कोलैप्स कर जाएंगे तो एक डिप्रेशन जैसा क्रिएट हो जाएगा, अंदर की तरफ एक नैरो बॉडी जैसी बन जाएगी, जिन्हें कई बार हम वैली सिंक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये वैली के जैसे फॉर्म होंगे, ट्रेंचेस के जैसे दिखेंगे, लेकिन इनका बनने का कारण क्या है? डोलाइंस या कोलैप्स ऑफ द सिंक्स. ठीक है, तो यहां पर ये हमें कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए. वहीं हम लैपिस की बात करें या कैरिन की बात करें तो ये ग्रुप्ड फ्लूटेड रिजेस होती हैं. कई बार आप ऐसी जगह देखेंगे जहां पर लाइमस्टोन टोपोग्राफी आपको देखने मिलेगी, तो वहां पतली पतली नालियों जैसा कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे जाएगा, कुछ इस तरीके का. लार्ज फ्लूटेड टाइप का एक एरिया आपको दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ये पैरेलल होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हमें देखने मिलेंगी. इसको क्या बोला जाता है? लेपिस फील्ड भी बोला जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़े मैदान पर जहां पर लाइमस्टोन आपको ज्यादा देखने मिलेंगे, ऐसे बड़े से मैदान पर जब ये प्रोसेस होगी आपकी इरोजन डिपोजिशन की, तो उसकी वजह से जो टोपोग्राफी बनाई दिखाई देगी हमें, दैट इज द लेपिस. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ. बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पेक्युलर अंडरग्राउंड फीचर फाउंड इन द लाइमस्टोन केव्स.
ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखिए, द शार्प स्लेंडर, बोल रहे हैं द शार्प स्लेंडर डाउनवर्ड्स ग्रोइंग, ठीक है, डाउनवर्ड्स ग्रोइंग मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बात की जा रही है, islettes of different diameter that hang from the cave roof are known as the stalagmite. No. The stalactites from due to the dripping water from the surface or through the thin pipe of the stalagmite immediately below it. जी नहीं, जब आप केव्स में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके के फीचर्स दिखाई देते हैं। कुछ ऊपर से आप क्या देखेंगे, ऊपर से एक सिलेंड्रिकल शार्प सिस्टम आपको देखने मिलेगा जो कि डाउनवर्ड ग्रो कर रहा होगा फ्रॉम दी केव रूफ टुवर्ड्स दी फ्लोर, रिजल्टेड इनटू व्हाट, यहां पे आपको एक वैरायटी ऑफ फॉर्मेशन देखने मिलेगी। कारण क्या होता है, जो लाइन चार्ज वाटर है जो यहां से ऊपर से नीचे ये जो आ रहा है ये इवेपोरेट हो जाएगा, अपने पीछे जिस आकृति को ये छोड़ देगा इसको बोला जाता है स्टेलेसाइड्स। तो ऊपर से ये जो नीचे की तरफ हमें हैंगिंग दिखाई दे रहा है दैट इज स्टेलेसाइड। अब जब ये ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट यहां से कुछ ड्रिपिंग ऑफ द वाटर आपको दिखाई देने लगेगी, या तो वो सरफेस से होगी या थ्रू द थिन पाइप होगी, या फिर ये जो स्टेलेसाइट बना हुआ है जब यहां पर इवेपोरेशन की प्रोसेस चल रही होगी तो ड्रिपिंग ऑफ द वाटर आपको यहां पे देखने मिलेगा। यही जो लाइमस्टोन यहां से इवेपोरेट हुआ है वो आपको यहां पे गिरता हुआ दिखाई देगा और इसके इमीडिएट नीचे स्टेलेसाइट के एक और आकृति आपको देखने के लिए मिल जाएगी दैट इज नोन एज द स्टेलैग्माइट। ठीक है, जरूरी नहीं है ये इस तरीके की कॉनिकल शेप की हो, कई बार ये एक स्मूथ राउंडेड और बल्जिंग मिनिएचर क्रेटर या डिप्रेशन का फॉर्म भी करते हैं, क्योंकि जिस जगह पे ये गिरते हैं वहां पर डिप्रेशन भी बना सकते हैं और सम पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन ऑल्सो फॉर्म दी कॉनिकल शेप्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, जहां बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट लैंडफॉर्म हमें यहां पर देखना है। बोल रहे हैं कि मोराइंस आर द अनसॉर्टेड कोरस एंड फाइन डेब्रिस ड्रॉप्ड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर कॉल्ड एज द ग्लेशियल टिल। यस, इट इज टोटली करेक्ट। नेक्स्ट बोला जा रहा है द स्मूथ ओवल शेप्ड ridges like features composed mainly of the glacial till with some masses of gravel and sand is the drumlin। डायरेक्ट डेफिनेशन दी हुई है आपको। यस, राइट। नेक्स्ट बोल रहे हैं द प्लेन एट द फुट ऑफ द ग्लेशियल माउंटेन इज नोन एज द आउटवॉश प्लेन। दिस इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट, अर्ग इज द स्ट्रीम। बिल्कुल नहीं, अर्ग स्ट्रीम होती ही नहीं है, हमें पता है। अर्ग नहीं, ये होते हैं एस्कर्स। एस्कर्स होती हैं स्ट्रीम, अंडरनीथ कैरी कोरस मटेरियल सच एज बोल्डर, ब्लॉक एटसेट्रा। ठीक है, वहीं हमने बात करी अर्ग, तो अर्ग आप देखेंगे ये सी सैंड ड्यून्स भी बोले जाते हैं, सैंड शीट भी बोले जाते हैं। ये एक ब्रॉड स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं फ्लैट एरिया में, डेजर्ट को कवर करते हैं विद द वाइंड स्वेप्ट विथ लिटिल और नो वेजिटेशन। सो अर्ग आपको कहां देखने मिलते हैं, डेजर्ट्स। Okay, so moving on to the next question, which is question number 38. बात की जा रही है consider the following statement about the depositional landforms. Depositional landforms को हमें यहाँ पर देखना है। A ridge of sand and single formed in the sea is the offshore zone lying. Is it right or wrong? Second बात की जा रही है an offshore bar that is exposed due to the addition of the sand is termed as the barrier bar, which is the right answer. Question number 38. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट अ रिज ऑफ सैंड एंड शाइन दैट इज इन द ऑफशोर जोन लाइंग अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द कोस्ट इज कॉल्ड, नो इट इज रॉन्ग। बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, रॉन्ग है ये यहां पर। दूसरी यहां पर बात कर रहे हैं एन ऑफशोर बार दैट इज एक्सपोज्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ सैंड इज टर्म्ड अ बैरियर बार। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, सो अगर हम देखें यहां पर हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर हम रिच सैंड की बात करते हैं तो ये सिंगल फॉर्म्ड होती है इन द सी इन द ऑफशोर जोन, लेकिन ये कैसी होती है, लो टाइड वाटर लाइन सी में होती है और अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होती है टू द कोस्ट, इज कॉल्ड एंड द ऑफशोर बार। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है कि एन ऑफशोर बार दैट इज एक्सपोज्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ द सैंड is termed
as the barrier bar. So आपको क्लियर होगा कि why the option 1 is incorrect here. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 39. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इरोजनल लैंडफॉर्म. ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस ढूंढने हैं. क्या बोला जा रहा है कि पेडिमेंट इज अ जेंटली स्लोपिंग इरोजन सरफेस और प्लेन ऑफ लो रिलीफ फॉर्म्ड बाय रनिंग वाटर एट द बेस ऑफ द रिसीडिंग माउंटेन फ्रंट. दूसरी बात की जा रही है, पेनी प्लेन इज अ denudation plain that has formed where mountains regions were leveled under humid condition. आपको यहां पर क्या देखना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है. जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, क्योंकि अगर हम पेडिमेंट्स की बात करें तो ये एक इरोजनल प्लेन है. ठीक है, फॉर्म होते हैं किसकी वजह से, जो सराउंडिंग एरियाज माउंटेन स्क्रैप्स होते हैं, जब ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे इंक्लाइन रॉकी फ्लोर्स में ये कन्वर्ट होने लगते हैं नियर टू द क्लोज माउंटेन एट देयर फुट और विद और विदाउट थिन कवर ऑफ डेब्रीज. दीज आर नोन एज द पेडिमेंट्स. ठीक है, वहीं अगर हम पेनी प्लेन की बात करें तो पेनी प्लेन एक हाई रिलीफ फीचर होता है. ठीक है, एक हाई रिलीफ फीचर होता है. कहां पर हमें ये बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं, ये हमें देखने मिलते हैं नॉट ऑन द माउंटेनियस रीजन बट वी विल फाइंड द पेनी प्लेन्स एट द डेजर्ट रीजन. ठीक है, क्या होता है यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस लो फीचर लैंड्स ये बोले जाते हैं, जहां पर आपको जेंटली स्लोपिंग इरोजन सरफेस दिखाई देगा, प्लेन दिखाई देगा, रोड रिलीफ प्लेन दिखाई देगा, और ये फॉर्म होते हैं बाय दी running water at the base of the receding mountain front and these are known as the penny plain. So here both the options are incorrect. So correct answer हो जाएगा option number C. आगे बढ़ते हैं which is the question number 40th. Question number 40th हमारे सामने बात कर रहा है, consider the following statement about the structure of the atmosphere. ठीक है, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को हमें देखना है. ये बोल रहे हैं the stratosphere is the lower most layer. ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, आपकी लोअर मोस्ट लेयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर. इज इट? नो, इट इज द ट्रोपोस्फेयर, है ना. दूसरी बात की जा रही है, जो मीजोस्फेयर है इज लाई अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. ओके, यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर देखना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 कैसा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट. तीसरी बात की जा रही है, द आयनोस्फेयर इज लोकेटेड above the mesosphere between the 80 and 40 किलोमीटर. दिस इज ऑल्सो राइट. तो पहली अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली लेयर हमें देखने मिलती है दैट इज दी ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर, और यहीं पर एक लाइन बनी हुई है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन स्फीयर की लाइन बोलते हैं. क्लियर. इसके ऊपर आपको क्या देखने मिल जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर, देन आपको देखने के लिए मिल जाएगा मीजोस्फेयर, देन यू विल सी द एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर एटसेट्रा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द क्वेश्चन नंबर 41 एंड इट इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉक्टिल्यूकेंट क्लाउड्स. ठीक है, नॉक्टिल्यूकेंट क्लाउड के बारे में आपको यहां सही आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 41. They are formed in the upper atmosphere from latitude between 50 to 70 degree north and south. Is it right or wrong? Incorrect आंसर आपको यहां पर चूज करना है. नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इन्हें नाइट शाइनिंग क्लाउड्स भी बोला जाता है. दूसरा क्या है, चलिए दूसरा भी पढ़ लेते पहले. इट कंसिस्ट ऑफ गैसेस एंड आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग ट्विलाइट. सो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 40A. इनकरेक्ट ऑप्शन हमें यहां पर चुनना है. क्वेश्चन नंबर 41 आंसर हो जाएगा ओनली 1. ठीक है, क्या बात की जा रही है, जो नॉक्टिल्यूकेंट क्लाउड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, अगर हम देखें तो इनको नाइट शाइनिंग क्लाउड्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये फॉर्म कहां पर होते हैं, आपके अपर एटमॉस्फेयर में. ठीक है, अपर एटमॉस्फेयर में ये फॉर्म किए जाएंगे और आप इन्हें देखेंगे ड्यूरिंग, आप दे कंसिस्ट आइस क्रिस्टल इनमें देखने मिल सकते हैं आपको. ठीक है, ओके, इनके अंदर आपको आइस क्रिस्टल देखने के लिए मिल जाएंगे और ये विजिबल होते हैं ड्यूरिंग ओनली द एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट. ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें तो इनको मोस्ट ऑफन एब्जॉर्ब किया गया है, कि आप अगर देखेंगे कि इनको ऑब्जर्वेशन अगर देखा जाए तो ज्यादातर ये आपको समर मंथ में दिखाई देंगे एट द लैटिट्यूड बिटवीन
50 to 70 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ओके यहां पर एक चीज और आप याद रखेंगे कि ये जब विजिबल होते हैं तो ये लोकल समर्स के मंथ में आपको दिखाई देंगे, और कब, जब सन हॉरिजन के नीचे होगा। तो यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन हमें चुनना था, क्वेश्चन नंबर 41, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिए। गिवन बिलो आर द फैक्टर्स दैट कॉजेज द वेरिएशन इन द इंसोलेशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये बोल रहे हैं द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। क्या ये इसको डिफाइन करता है? ठीक है, इसमें पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कम किसका है। दैट मींस इन्फ्लुएंस तो सबका देखने मिलेगा, लेकिन सबसे कम इन्फ्लुएंस यहां पर किसका है? द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। यस, क्योंकि जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी तो सर्टेन पीरियड पर सर्टेन जगह पे टिल्टेशन की वजह से आपको अलग अलग वेरिएशन दिखाई देंगे इंसोलेशन के। तो ऑप्शन 1 इज राइट। ठीक है, मेजर इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा। दूसरा बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। द मोर द ट्रांसपेरेंट द एटमॉस्फेयर इज, क्लाउड्स कम यहां पर एल्बिडो करेंगे, कम एब्जॉर्प्शन कम करेंगे, कम रिफ्लेक्शन बैक करेंगे, गैसेस होंगी वो भी कम एब्जॉर्ब करेंगी, एंड मोर क्लियरली वी विल रिसीव द मोर इंसोलेशन। सो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरी बात की जा रही है द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट। नहीं, अर्थ के ऑर्बिट पे होने की वजह से यस इंसोलेशन डिटरमाइन हो रहा है, क्योंकि ये रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, बट ये कोई मेजर फैक्टर में काउंट नहीं किया जाएगा। लास्ट बात की जा रही है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स आस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, यहां पर रिसीव करेंगे, रेडिएट बैक करेंगे, ये पूरा फिनोमेना हमें देखने के लिए मिल जाता है किसमें, इस पर्टिकुलर आंसर में। तो यहां पर लेस इन्फ्लुएंस कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। Moving on to the next question, which is question number 43. बात हमारे सामने की जा रही है, consider the following statement about the passage of solar radiation through the atmosphere, और यहां आपको चुनना है करेक्ट आंसर। बोल रहे हैं the atmosphere is largely transparent to long wave solar radiation। क्या long wave solar radiation हमें देखने के लिए मिलती है? ठीक है, सोलर रेडिएशन हमें पता है दे आर शॉर्ट वेव्स। तो पहला आंसर तो यहीं पे क्या हो गया, गलत। ठीक है, एलिमिनेट कर देते हैं। दूसरा बोल रहे हैं वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल इन द ट्रोपोस्फेयर स्कैटर्ड विजिबल स्पेक्ट्रम बोथ टू स्पीड एंड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। हमें पता है जो छोटे छोटे पार्टिकल हमारे ट्रोपोस्फेयर में फैले हुए हैं, ये लाइट के स्कैटरिंग का यहाँ पर काम करते हैं। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और इसी की वजह से रेड कलर हमें दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है स्काई का। जब हमारा सन की लाइट्स यहाँ पे पड़ेंगी तो ये पार्टिकल लाइट्स को स्कैटर करते हैं, और इसी की वजह से ये ब्लू और रेड कलर हमें दिखाई देता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ चुनना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ मूव करते हैं। बात क्या की जा रही है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल्बिडो। चलिए, the albedo of an object determine its visual brightness when viewed the reflected light. Is it right or wrong? आपको करेक्ट आंसर यहां पर चुनना है, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो पहला आंसर करेक्ट है, ये डिटरमाइन करता है किसी भी चीज की विजुअल ब्राइटनेस को एल्बिडो। दूसरा बात की जा रहा है द एल्बिडो ऑफ द अर्थ इज मच लोअर देन द एल्बिडो ऑफ द मरकरी। नो, बट द मरकरीज एल्बिडो इज लेस देन दी अर्थ। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना नजदीक है, वैसे भी एल्बिडो इसका कम हो जाता है। रफली आउट ऑफ 100 यूनिट 35 आर रिफ्लेक्टेड बैक, ऑफ दिस 27 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। ओके, इसको समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, लेट मी मेक इट मोर क्लियर एंड विजिबल टू यू। चलिए, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है ना, और ये एटमॉस्फेयर के ऊपर आपको क्या देखने मिलेगी, हमारी लेयर। अब क्या हो रहा है, जब यहां सन से इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा जो लाइट है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप देखेंगे यहां पर ये जो अपर लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर की, ये क्या कर देगी, यहां से आने वाली कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। तो मान लीजिए सन की तरफ से 100% लाइट हमारे पास आ रही है,
लेकिन व्हाट विल हैपन, यहां से आने वाली लाइट को स्कैटर बैक कर दिया जाएगा जो कि होगी 35%, और इसी को बोला जाता है अर्थ का एल्बिडो। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या, अर्थ का एल्बिडो। इज इट क्लियर? और इसी की वजह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है डिटरमाइन किया जाता है उसके विजुअल ब्राइटनेस को। इज इट क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर सोर्स रीजन ऑफ द एयर मासेस। एयर मास के मेजर सोर्स रीजन को हमें यहां पर डिटरमाइन करना है और करेक्ट आंसर इसमें से हमें ढूंढना है। बोल रहे हैं वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन। ठीक है, तो भाई इस आंसर को पढ़ने के पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए, एयर मासेस होते क्या है। ठीक है, देखिए एयर मासेस एक लार्ज एयर वॉल्यूम होते हैं विद यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। यूनिफॉर्म टेम्परेचर और मॉइस्चर हमें कहां देखने मिलेगा, मैं बोल रही हूं एयर मासेस क्या है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब हर जगह के हिसाब से इनका क्या डिसाइड होगा, जिस जगह पर ये होंगे उसी जगह का एयर मास हमें देखने मिलेगा। सो पहला ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में हमारे पास, वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन। यस, वार्म एंड सब ट्रॉपिकल जगह पर होंगे तो जो हमें दिखाई देगा वो कैसा होगा, वार्म टाइप का आपको यहां पर एयर मास दिखाई देगा। दूसरी बात की जा रही है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल पे भी होंगे, डिजर्ट के पास होंगे तो वार्म टाइप का यहां पर एयर मास आपको दिखाई देगा। रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड, जितने हाई लैटिट्यूड पे हम जाएंगे तो जो एयर्स है इनकी यूनिफॉर्मिटी होगी, यहाँ पे मॉइस्चर कम दिखाई देगा लेकिन कोल्ड एयर मास हमें ज्यादा दिखाई दे जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो राइट। द वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट इन द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। यस, यहां से भी जो हवाएं चल रही हैं वो हमारे लिए क्या बना देंगी, एयर मास बना देंगी, और इसी की वजह से हमें फ्रंटल और साइक्लोन्स की सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी के अलावा दो चीजें और आप याद रखिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहां पर हमें दो टाइप के सिचुएशन और हैं जो किसको डिसाइड करती है, एयर मास को। अगर कभी ऑप्शन में मैरीटाइम और कॉन्टिनेंट भी लिखा आ जाएगा तो आप इसको सही टिक करके आएंगे, कारण मैरीटाइम यानी फिर जो भी आपके आसपास मैरीटाइम रीजन्स के आसपास है वहां का कैसा होगा एयर मास, द मॉइस्चर विल बी देयर। ठीक है, डिपेंड करेगा किस लोकेलिटी के पास है, इट कैन आइदर बी कोल्ड एयर मास और एज दी वार्म एयर मास, हमें दोनों देखने के लिए मिल सकते हैं। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है, बहुत ही स्ट्रेट और फ्लैट क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट मैच को ढूंढना है। चलिए इनकरेक्ट मैच को ढूंढते हैं, क्या होगा इनकरेक्ट मैच। बोल रहे हैं हॉर्स लैटिट्यूड हमारा लाई करता है कहां पर, 30 to 35 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं, है ना। ओके, ये थोड़ा सा लेट मी ड्रॉ इट अगेन। चलिए क्या बात की जा रही है, ये तो हो गया हमारा 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा 23.5, ये हो गया 23.5, आई एम राइटिंग 23.5 हियर एंड 23.5 हियर। ये बोल रहे हैं जो हॉर्स लैटिट्यूड है ये लगभग हमें 30 तक देखने के लिए मिल जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो ये रीजन किसका हो गया, आपका हॉर्स लैटिट्यूड का। सो इज इट राइट और रॉन्ग आंसर, 30 to 35 डिग्री में हॉर्स लैटिट्यूड हमें देखने मिल रहा है। यस, द फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरा बोल रहे हैं पोलार सेल, तो ये हमारे पोल्स हैं, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं हार्टले सेल और फेरल सेल के बारे में। जब हम हार्टले सेल को देखेंगे तो आप चीज यहां पर समझिए कि हार्टले सेल की जो लोकेशन है वो यहीं पर, यहां पर जो आपको देखने मिलेगा ये बनाते हैं हमारे हेडले सेल्स। ठीक है, तो हेडले सेल की पोजीशन क्या हो जाएगी, नॉट 20 to 30 बट इट विल बी 0 to 30 डिग्री। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। वहीं पोलर सेल की बात करें और फेरल सेल्स की तो पूरा आपको फेरल सेल कहां पे देखने मिल जाएंगे, 30 से लेके 60 के बीच का जो सेल होगा इसको बोला जाता है फेरल सेल, और इसके ऊपर का यहाँ पे जो आपको रीजन देखने मिलेगा दिस इज दी पोलर सेल। तो आपको आंसर क्लियर हो गया, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूविंग नेक्स्ट ऑन द क्वेश्चन नंबर 47। बात की जा रही है गिवन बिलो आर द फैक्टर्स ऑन विच द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स लार्जली डिपेंड्स ऑन। ऐसे कौन से पैटर्न है जिसके ऊपर हमारी जो प्लैनेटरी विंड्स हैं वो ज्यादातर डिपेंड करती हैं। पहला ऑप्शन है
latitudinal variation of the atmospheric heating. Is it? Question number 47. Yes, जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं ये डिटरमाइन करती हैं कि किसी भी जगह का टेम्परेचर कैसा होगा, उस पर सन पे आने वाली रेजेस कौन सी होंगी, क्या वो टॉरिड जोन बनाएगा या टेम्परेट जोन बनाएगा. नेक्स्ट बात की जा रही है इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट. यस, आपको पता है प्रेशर बेल्ट्स अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, हमारे जो विंड्स का है उनका मूवमेंट डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है विंड का मूवमेंट ही कैसा होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. और अगर प्रेशर बेल्ट हमें नहीं देखने मिलेंगे तो एक रीजन यहां पर क्रिएट हो जाएगा, लाइक दी doldrum kind of situation will arise here. ठीक है. Next, the migration of the belt following apparent path of the sun. Yes, it is also correct. And last is the distribution of the continent and ocean. Yes, क्योंकि continent और ocean की वजह से हमें एक चीज समझ में आएगी कि क्या होगा, जहां पर कॉन्टिनेंट जिस लैटिट्यूड पर है उस हिसाब से ही यहाँ पर हीट होगी, उस हिसाब से ये ठंडा होगा या गर्म होगा. हाईली पॉसिबल अगर यहाँ पर क्या देखने मिलेगा आपको, हाई प्रेशर और दूसरी जगह लो प्रेशर, तो द विंड विल मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन. और इसी वजह से जो हमारी प्लैनेटरी विंड्स हैं उनका मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 48 बात कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि द सिस्टम डेवलप्ड इन द मिड एंड द हाई लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स इज रिलेटेड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. यस, हमें पता है मिड और हाई लैटिट्यूड के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये मिड लैटिट्यूड्स हैं, ये आपके हाई लैटिट्यूड्स यहाँ पर बने हैं, और इसके ऊपर जो आपको रीजन दिखाई देता है ट्रॉपिक का, जब यहाँ पे कोई साइक्लोन फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एयर मासेस, इट इज नोन एज द ट्रॉपिकल साइक्लोन. सो ऑप्शन 1 हियर इज द करेक्ट, क्योंकि आपको करेक्ट ऑप्शन ही चुनना है. दूसरी बात की जाए, सो इट दे आर सेइंग इट इज फॉर्म्ड अलोंग द स्टेशनरी एयर फ्रंट. यस, जब हम देखेंगे एक कोल्ड एयर मास का फ्रंट आ जाएगा और एक वार्म एयर मास का फ्रंट आ जाएगा, बट नाइदर of them is moving, they both are stationary, they both are static, and gradually who will be the stronger, gradually that will overlaps the another and they will start rotating around each other. ठीक है, the cold air mass will start pushing the warm air mass and the warm will pushing the cold air mass, and because of their rotation the tropical cyclone will form. तो correct answer हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा option number 3 C, all of the above. Moving on to the question number 49. Consider the following statement about extra tropical cyclones and tropical cyclones. बात की जा रही है, the extra tropical cyclones covers a large area and can originate over the land and sea, whereas the tropical cyclones originate only over the sea. दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, the extratropical cyclone has a clear frontal system which is not present in the tropical cyclone. तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर चुनना है. पहला यहाँ पर ऑप्शन सही होगा. दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन भी हमें यहाँ पर सही देखने के लिए मिलेगा. थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं. बोल रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्ट्स दी मच लार्जर एरिया एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल. नहीं, मच लोअर एरिया then compared to the extra tropical cyclone. So हमारा आंसर हो जाएगा only option number 1 and 2, which is the A. चलिए, so it's the last question of this particular section, part 1, जो कि बात कर रहा है tropical cyclone originates and intensify over warm and tropical ocean. ठीक है, दूसरी बात की जा रही है the condition favorable for the formation of intensification of a tropical cyclones are. एक लार्ज सी होना चाहिए जिसका सरफेस टेम्परेचर कम से कम 27 डिग्री या उससे कम हो. यहां से हमें क्या चुनना है, इनकरेक्ट. तो क्या 27 डिग्री या उससे कम होगा? नहीं, यहां पर ये ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस. तो पहला ऑप्शन गलत हो गया. दूसरी बात की जा रही है नॉन प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स. इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. अगर कोरियोलिस फोर्स ही नहीं होगी तो डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड हमें देखने के लिए नहीं मिल पाएगा. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहां पर गलत हो जाएगा. लास्ट ऑप्शन बोल रहा है द लार्ज वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड. सो इज इट राइट और रॉन्ग? लार्ज वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड? नो, लेस वेरिएशन. ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव. सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ पेपर 2 ऑफ ज्योग्राफी. पार्ट
2 के लिए आप तैयार रहिए। नेक्स्ट स्लाइड में अपकमिंग वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपको प्रिपेयर करेंगे फॉर योर प्री एग्जामिनेशन। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।